सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न रूपों के बारे में बात करते रहे हैं। हमने खुद विकास और प्रगति के बारे में बात की थी। हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रसिद्ध लोकप्रिय अवधारणा के बारे में बात करेंगे, जिससे विकास के बारे में जाना जाता है। विकास के बारे में बात करते हुए जिन चीज़ों पर हम आज बात करेंगे उसमें है विकास का अर्थ, विकास की विशेषताएं और विकास के आयाम, जिसमें हम दो चीज़ों को लेंगे, क्षेत्रीय विकास और संपोषक विकास। बात हम शुरू करें विकास के अर्थ की। आप ये देखिए कि विकास शब्द ऐसा शब्द है जिसका उपयोग अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि विविध शास्त्रों में होता ही है, लेकिन उसके साथ ही आम बोलचाल की भाषा में देश या समाज की प्रगति के बारे में या परिवर्तन के बारे में बात करते हुए भी इस शब्द का काम में लिया जाता है। इससे आपको यह चीज़ का अंदाज लग गया होगा कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका अर्थ समय के साथ बदलता है। थॉमस का मानना है कि विकास शब्द दो तीन अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, दृष्टिकोण के रूप में, ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में और क्रिया के रूप में। जब हम विकास को दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है कि हम विकास में क्या चीज़ चाह रहे हैं या हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में जब हम देखते हैं तब हम देखते हैं कि प्राचीन समाज किस स्थिति में था और परिवर्तन के क्रम में विकसित होते हुए आज वे कहाँ पर पहुँचे हैं। जब क्रिया के रूप में हम उन पक्षों पर अपना ध्यान देते हैं जिनके हम विकास या उदय के बारे में बात करना चाहते हैं। इसीलिए सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह का कहना है, विकास नियोजित सामाजिक परिवर्तन की कार्य नीति है जो समाज को सदस्यों द्वारा वांछित मानी जाती है। डेवलपमेंट इज ए स्ट्रेटेजी ऑफ प्लांट सोशल चेंज which is considered by the member of the society। यानी आप ये देखिए कि विकास कोई एक ऐसी अवधारणा, ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो अपने आप हो जाए और हम उसे मान लें कि विकास हो रहा है, बल्कि वो नियोजित होता है, उसकी योजना बनाई जाती है और वह विकास इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाकर किया जाता है जिसको कि समाज के सदस्यों के द्वारा वांछनीय या इच्छित माना गया है। जिस दिशा में समाज बढ़ना चाहता है उसके बारे में वह योजनाबद्ध रूप में काम करता है। अगर हम विकास के विविध विशेषताओं के बारे में बात करें, चर्चा करें, तो कई ऐसे लक्षणों का उल्लेख कर सकते हैं जिनको कि विकास के लक्षण के तौर पर या विशेषता के तौर पर देखा जा सकता है। जैसे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें गतिशीलता होती है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है, ये निश्चित गतिमानता अनुकरण करता है। विकास की प्रकृति बहुआयामी है। विकास उद्विकासवादी या क्रांतिकारी हो सकता है। विकास अनुकूलनशीलता पर बल देता है। यह सर्वव्यापी है, समरूपीय नहीं है। यह अप्रत्यावर्तित है, यह विस्तारशील है और यह गुणात्मक परिमाणात्मक होता है। इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। हम इनको एक एक करके लेके चलते हैं ताकि विकास की प्रक्रिया के बारे में हम समझ सकें। पहली और आधारभूत बात यह है, इस प्रक्रिया में निरंतरता होती है, यानी यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि स्थायित्व या ठहराव नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी रूप में चलते रहती है। उसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वह स्थिर नहीं होती और
इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें गतिशीलता या मोबिलिटी पाई जाती है। जब हम विकास गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो इसके अगली दो विशेषताएं इसमें जुड़ जाती हैं। एक तो ये है कि जिस विकास की एक दिशा होती है, एक उसका निश्चित प्रतिमान होता है, यानी कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, और उसमें क्या पैटर्न इमर्ज कर रहा है। हम ये देखें कि प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने चाहे विकास शब्द का उपयोग किया या नहीं किया, लेकिन विकास की इन्हीं लक्षणों की बात की जब वह परिवर्तन की बात कर रहे थे, ये या समाज की उन्नति की बात कर रहे थे। अगस्त कॉम्टे ने नियम हमने पढ़े ही हैं। स्पेंसर को हम यदि देखें, जो कि सरल समाज से जटिल समाज की ओर परिवर्तन की बात करते हैं, हम दुर्खिम का उनका विवेचन देखते हैं। उन्होंने बताया है कि समाज का विकास यांत्रिक एकता से स्वाभाविक एकता की ओर बढ़ता है। दास समाज से लेकर साम्यवादी समाज की ओर बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ये सब परिवर्तन के विकास के प्रतिमान या दिशाओं की बात करते हैं। जब हम ये कहते हैं कि विकास की प्रकृति बहुआयामी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है, यानी समाज के किसी भाग में किसी भी रूप में जो उन्नयन हो रहा है उसे हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। यह विकास खुद विकासवादी हो सकता है, क्रांतिकारी हो सकता है। इसका मतलब ये है, यह क्रमिक रूप में एक से दूसरे स्तर में, दूसरे से तीसरे स्तर में जा सकता है, या यह एक सडन चेंज के रूप में या क्रांति के रूप में सामने आता है। क्रांति के रूप में सामने आने वाली विकास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास में जो विभिन्न क्रांतियों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति, जिसने जार के शासन को समाप्त किया, एक नई राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की, इसके बहुत अच्छे उदाहरण माने जा सकते हैं। विकास की एक और विशेषता ये है कि इसमें अनुकूलनशीलता होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी एक पक्ष या एक संस्था में विकास होता है तो उससे जुड़ी हुई दूसरे पक्ष और दूसरी संस्थाएं अपने आप परिवर्तन करती है, ताकि उस विकास के साथ उसका तालमेल बैठ सके। एक छोटा सा उदाहरण यदि हम समझें, औद्योगिक क्रांति इतनी ही नहीं थी कि कृषि का स्थान उद्योग धंधों ने ले लिया। उसका परिणाम यह हुआ बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि कार्यों को छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आने लगी। उसके कारण प्रवास बढ़ा, गांवों से शहरों की ओर लोगों का आना बढ़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि परिवार की संरचना और उसके कार्यों में परिवर्तन हुआ। यह अनुकूलनशीलता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, माना जा सकता है कि किस प्रकार दूसरी संस्थाएं अपने आप को एडॉप्ट करती हैं, अनुकूलित होती है किसी एक विकास के साथ। विकास की एक विशेषता ये है कि यूनिवर्सल तो है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं, यानी कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो विकसित नहीं हो रहा है। इसे हम सर्वव्यापी घटनाक्रम मानते हैं, लेकिन सभी समाजों में विकास एक जैसा नहीं होता, ना एक जैसा हुआ है। हर समाज अपनी आवश्यकताओं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। ये देखता है कि ये संस्थाएं किस दिशा में आगे बढ़ती है, यानी परिवर्तन की निरंतरता सब जगह है, उन्नयन सब जगह है,
लेकिन उसका रूप सब समाजों में अलग अलग होता है। एक और विशेषता विकास की है कि वह अप्रत्यावर्तित है। हम पीछे नहीं जा सकते। एक बार हमने जिस स्टेज को पार कर लिया, हम यह सोच के हम वापस पुरानी व्यवस्था में चले जाएं, वो नहीं हो सकता। पुरानी स्थिति में लौटने की कोशिश भी करेंगे तो वह पुराने का डेवलप रूप हो सकता है, लेकिन वह पुराना रूप वापस नहीं आ सकता। और इसलिए हम इसको सिविल प्रोसेस मानते हैं। ये डिफ्यूजिव है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता विकास की ये है, अगर किसी एक स्थान पर विकास हो रहा है तो वह उस स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के स्थानों, आसपास के समाजों में भी वह फैलता है। दूसरे समाज, दूसरे स्थान के लोग एक स्थान पर होने वाले विकास को देखते हैं, वह उसका अनुकरण करना शुरू करते हैं। अपनी परिस्थितियों के अनुसार वह या तो एडॉप्ट कर लेते हैं या उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। और जिस तरह संस्कृति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होती है, उसी तरह विकास भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। सूचना तंत्र इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जहाँ पर एक समाज में एक जगह जो कुछ भी हो रहा है उसका असर हम दूसरी जगह देखते हैं। विकास की एक अन्य विशेषता ये है कि यह गुणात्मक या परिमाणात्मक दोनों होता है। जब हम परिमाणात्मक विकास की बात करते हैं, तब हम विकास के उस रूप को देखते हैं जिसको हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, जिसके बारे में संख्यात्मक रूप से अभिव्यक्ति कर सकते हैं। समाज में कितने शिक्षा केंद्र खोले गए हैं, शहर में कितने हॉस्पिटल हैं, किसी देश में एक साल में कितने लोगों को रोजगार मिला, ये सब विकास के ऐसे पक्ष हैं जो कि परिमाणात्मक हैं, जिनको संख्यात्मक रूप में बताया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरह विकास का एक और रूप है, गुणात्मक है। यानी हम परिवर्तनों की बात करते हैं जिनको मापना कठिन है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाएं कितनी खुली, उनकी संख्याएं बताई जा सकती है, लेकिन लोगों के शैक्षिक स्तर में क्या वृद्धि हुई या उनमें ज्ञान का स्तर कितना बढ़ा, उसको गुणात्मक रूप में देखा जा सकता है। परिवार का रूप, परिवार की सदस्य संख्या में कमी आई, वह मापी जा सकती है, लेकिन परिवार के कार्यों, उसके स्वरूप, लोगों के आपसी संबंधों में क्या परिवर्तन आए, ये गुणात्मक है। जब हम इस रूप की बात करते हैं, तब हम गुणात्मक विकास की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विकास के आयाम की। विकास के कई आयाम हैं और उन्हें समझने के लिए हमें कई पक्षों को एक साथ लेना पड़ता है। विकास के आयामों के बारे में बात करते हुए हम क्षेत्रीय विकास, संपोषक विकास, आर्थिक विकास, मानव विकास, सामाजिक विकास आदि के बारे में बात करते हैं। ये सब संज्ञाएं इस प्रकार की हैं जिनका ही समय समय पर उपयोग होता रहा है या अलग अलग संदर्भों में उपयोग होता रहा है। इसमें से कुछ आयाम ऐसे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं या जिनको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमें देखना होगा। वह है आर्थिक विकास, मानव विकास और सामाजिक विकास। उनके बारे में विस्तार से बात करने से पहले हम इसके दूसरे आयामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम क्षेत्रीय विकास और संपोषक विकास का नाम देते हैं। क्षेत्रीय विकास की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि विकास का यह आयाम क्षेत्रीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ये ग्रामीण और नगरीय दोनों को सूचना तंत्र के
या यातायात के साधनों से आपस में जोड़ता है। ये क्षेत्र में उपलब्ध परिसंपत्तियों या असेस्ट या संसाधनों या उसकी क्षमताओं या चुनौतियों या सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उपलब्ध क्षमताओं का भरपूर उपयोग करना और उनका विकास करने के लिए नीतियां बनाना इसमें सम्मिलित है। जब हम गांव और नगर इनको कंपेयर करते हैं तब हम क्षेत्रीय तुलना करते हुए विकास के बारे में बात करते हैं। नगरों में विकास जल्दी होता है, आसानी से होता है, लेकिन गांव पिछड़े नहीं हैं। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम गांव तक उस विकास को पहुंचाने की कोशिश करें। और यातायात के साधनों और संचार साधनों ये दो ऐसे तरीके हैं जो कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का काम करते हैं। यातायात के साधनों ने शहर की चीज़ों को गांव तक पहुंचाया है, क्योंकि जो लोग गांव से शहर जाते थे जब वो वापस लौटते थे तो शहर की वस्तुओं, शहर के संसाधनों को गांव में लेकर आते थे। और अब सूचना तंत्र के माध्यम से बैठे बैठे ही सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, पहले लोग कृषि कार्यों को छोड़कर दूसरी नौकरियों की ओर जाते थे। अगर हम अखबार पढ़ें तो नए ढंग से कृषि कार्य की ओर लोग उन्मुख हो रहे हैं और वह उन तरीकों से कृषि कर रहे हैं जिनसे कि कम समय में अधिक उत्पादन हो सके, गुणात्मक रूप से उन्नत फसल या पैदावार प्राप्त कर सके, उस तरह की फसलें पैदा कर सके जिन पर पहले कम ध्यान दिया जाता हो। मशरूम की खेती इसका एक छोटा सा उदाहरण है, जो कि लोगों को आर्थिक विकास करने में या अधिक कमाई करने में मदद करती है। कैसे काम करना है, किस तरह से नए सेटअप को चालू करना है, उसके बारे में अब सूचनाएं इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। सूचना क्रांति के माध्यम से इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। गांव में रहते हुए गांव के विकास के लिए, अपने विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इस तरह के परिवर्तन को, उन्नति को क्षेत्रीय विकास के परिभाषा दे सकते हैं। विकास की बात करते हुए एक और शब्द जिस पर आजकल बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषक, सतत या स्थायी विकास। कुछ अवधारणाएं इस प्रकार है, उनके अनुसार वह विकास संपोषक है जो आने वाले या भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना अपने वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। डेवलपमेंट इज सस्टेनेबल इफ इट मेक्स द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मेक देयर ओन नीड्स। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है अक्सर वैज्ञानिक इस चीज़ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि हमारे जो संसाधन हैं वे एग्जॉस्ट नहीं हो जाएं, समाप्त नहीं हो जाएं। इसके लिए हमें उन संसाधनों का बहुत सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं संपोषक विकास संसाधनों के न्यूनतम उपयोग की बात करता है तथा नवीकरणीयता अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये अवधारणा पर्यावरण से आगे बढ़कर सामाजिक संपोषण की बात करती है। यह विकास समावेशी और ठोस होना चाहिए ताकि गरीबी को कम किया जा सके, वर्तमान जनसंख्या की सहभागिता समृद्धि बढ़ाई जा सके और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। संक्षेप में आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय प्रबंधन और
सामाजिक समावेशन इसके तीन स्तंभ हैं। इस तरफ ध्यान क्यों गया? अगर हम ये देखें तो वैज्ञानिकों ने ये कहना शुरू किया कि जल, जंगल, वायु, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, मछलियाँ आदि, जो कि समाप्त हो सकती हैं। कोयला, पेट्रोल भी इसमें आता है, खनिज पदार्थ भी इसमें आते हैं। इस अंधाधुंध दोहन प्रकृति का नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि प्रकृति हमारी मित्र बनी रहे, तो हमें उसके साथ में मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगने की बात होती है, समुद्र में प्लास्टिक नहीं जाए उसकी बात होती है, समुद्री जीवों की रक्षा की बात होती है, जंगल के संसाधनों की रक्षा की बात होती है। ये सब इसलिए हैं कि हम उनका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ और उसके बाद वाली पीढ़ियाँ, अगले 50 या 100 साल में जो पीढ़ियाँ आएंगी, उनके पास में वो संसाधन कैसे होंगे? हमको पानी के बारे में पता है कितना सीमित है। ऐसे शहर जिनके बारे में कहा जाता है कि अगले 5 या 10 सालों में उनका पानी समाप्त हो जाएगा। चेन्नई भारत में एक ऐसा ही महानगर है जिसमें पानी की गंभीर समस्या है। ये इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है कि हमें पानी बचाना है। वाटर हार्वेस्टिंग की बात हम करते ही हैं, संपोषक विकास का एक तरीका है जो कि हमें पानी बचाने की ओर प्रेरित करता है। यह विकास पर्यावरण पर तो ध्यान देता ही है, लेकिन पर्यावरण से आगे बढ़कर सामाजिक संपोषण की बात भी करता है। यानी हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को इस प्रकार का बनाना है कि पूरा समाज के जितने भी समूह, जितने भी स्तर, जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी को विकास का समान अवसर मिल सके, ताकि एक संतुलित विकास पूरे समाज का हो सके। उसी से ही गरीबी को कम किया जा सकता है और जनसंख्या की सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा समाज का एक भाग श्रमति वाला होता जाएगा और दूसरा पिछड़ा और गरीब रह जाएगा, जो सामाजिक असंतुलन और सामाजिक विषमताएं पैदा हो जाएगी, वह अल्टीमेटली पूरे समाज के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए यह बात की जाती है कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात करते हुए केवल आर्थिक विकास की हो शामिल नहीं करें, बल्कि पर्यावरण को भी उसमें शामिल करें। सामाजिक समावेशन यानी कि समाज को उसमें शामिल किया जाए, समाज के सभी लोगों को उसमें शामिल किया जाए और इस प्रकार से एक ऐसे समाज की बात की जाए जो समाज पूरे तौर पर सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ने और उन्नति का करने का प्रयास कर रहा है। इस तरह से हमने ये देखा कि विकास क्या है और विकास के कुछ आयाम क्या है, इसके बारे में बात की। चीज़ों को समरी के तौर पर देखें तो क्षेत्रीय और संपोषीय विकास के बारे में हमने चर्चा की। विकास वह प्रक्रिया है जो किसी समाज के आगे बढ़ने और ऊपर उठने की स्थिति को बताता है। इसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि पक्ष होते हैं, इसलिए इसको एक बहुआयामी प्रक्रिया माना जाता है। इसमें निरंतरता है, गतिशीलता है, इसमें अनुकूलनशीलता है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस नहीं लौटाया जा सकता। यह विकास गुणात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। और जब हम इस प्रकार के विकास की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे समाज के बहुत संख्या जुड़ी हुई होती है। केवल कुछ लोगों का विकास या केवल एक सेक्शन का विकास, एक वर्ग का विकास नहीं है। वह विकास तब सामाजिक है जब हम पूरे समाज को या समाज के
संपूर्ण भाग के विकास की बात कर